नमस्कार मित्रों, आज हम एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आदित्य रत्न, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट पंचकुला हरियाणा से। और मैंने एक बहुत ही यूनिक चीज़ इनके बारे में कल सुनी। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी है जिसका टाइटल ही इतना इम्प्रेसिव है, इंस्टॉल एंटीवायरस इन योर हार्टवेयर। हार्टवेयर अपने हार्ट में, एंटीवायरस। तो इतना कैची टाइटल था जिनकी ये बुक कल रिलीज़ हुई, और इसमें मैं पढ़ रहा था तो इसमें एक बहुत ही यूनिक टॉपिक मिला जो मुझे लगा मेरे स्टूडेंट्स और रेजिडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होना चाहिए। वह था एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन ऑफ द हार्ट। तो MCH मेडिकल कंसेप्ट्स इन हिंदी में आपका स्वागत है डॉक्टर आदित्य। और यह बहुत ही स्वागत योग्य है कदम आपका जो आपने यह बुक लिखी। कुछ आप इस पुस्तक के विषय में हमको बताएं। जी, धन्यवाद डॉक्टर अग्रवाल ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपने स्टूडेंट्स को और मेडिकल फील्ड के लोगों को ये बताना चाहेंगे कि ज़्यादातर हमने देखा है कि कुछ लैक्यूना रह जाता है। स्टूडेंट्स कई बार इंटरनेट से या बाकी जगह से नॉलेज लेते हैं, तो ECP थेरेपी एक थोड़ा सा निगलेक्टेड टॉपिक लगता है। ECP स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। तो मैंने अपनी किताब में एक चैप्टर स्पेशली इसके लिए डेडिकेट किया है। उसके अलावा हार्ट का, शुगर का, बाकी लिटरेचर है। तो ECP इज़ एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन एंड दिस इज़ स्पेसिफिकली एडवाइज्ड फॉर दोज पेशेंट्स हु आर नॉट एमिनेबल टू एंजियोप्लास्टी और सर्जरी, जहाँ पर सर्जरी के लिए हम नहीं जा पा रहे हैं या स्टेंटिंग नहीं करा पा रहे हैं, बैड कोरोनरी एनाटॉमी है, तो उनके लिए एक ये जो थेरेपी काफ़ी देर से चल रही है बट इतनी पॉपुलराइज नहीं हुई है, तो हम चाहते हैं कि ये सबको पता हो इस बार। इसका मतलब यह हुआ या उन पेशेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। यस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जहाँ पर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस हो गई हैं, सिंगल वेसल, डबल वेसल या ट्रिपल वेसल डिजीज़ है, इन पेशेंट्स में इफ़ दे आर हाईली कोमॉर्बिड कंडीशंस, नेफ्रोपैथी है, रीनल फेलियर है, हम एंजियोग्राफी भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि पेशेंट को एंजाइना तो हो रहा है, अनस्टेबल एंजाइना है, पेशेंट की एक्सरसाइज कैपेसिटी बहुत लिमिट हो चुकी है, एंजाइना ऑन एक्सर्शन है, डिस्नी ऑन एक्सर्शन है, क्लास 2 है, क्लास 3 है। अब ऐसे पेशेंट्स में हम कुछ उनको करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम मेडिकल ट्रीटमेंट विच वी आर ऑलरेडी गिविंग, but we are unfortunately not able to give him the benefit of surgery or angioplasty। या कई बार क्या हो रहा है, रिपीटेड ब्लॉकेजेस हो रही हैं, बाईपास ग्राफ्ट हुए और अनफॉर्चुनेटली वो ब्लॉक हो गए। अब उनके पास बड़ा लिमिटेड ऑप्शन रह जाता है रीडू सर्जरी का, बट कई बार पेशेंट्स उसके लिए जाने के लिए बड़ा घबराते हैं कि हमारा दोबारा सर्जरी हो रहा है, दोबारा चीरफाड़ हो रहा है टाइप्स। तो ECP थेरेपी एक उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है जिसको वी वांट टू एजुकेट आवर स्टूडेंट्स। तो एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें करते क्या है? यस, एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन मतलब ये पूर्णतः भारी तरीके से प्रेशर दिया जाएगा। एक्सटर्नल, देयर इज़ नो इन्वेजन और इन्वेजिव प्रोसीजर इन्वॉल्व। सो जैसे हमारे ब्लड प्रेशर के कफ्स होते हैं, ऐसे कफ्स हम नीचे थाइज में, लेग्स में, काफ्स में, बटक्स पे यहाँ तक के पैडिंग कर देते हैं। एंड देन इट इज़ कनेक्टेड टू अ कंप्रेसर वेयर वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर ग्रेजुअली। व्हाट इट डज इज इट सीक्वेंशली squeezes the flow from the lower limbs to the heart। तो जैसे हम मसाज में नीचे से ऊपर अगर की तरफ करते हैं तो हम वेनस रिटर्न को ऑगमेंट कर रहे हैं। अब हमारे स्टूडेंट्स को या सबको पता है कि कार्डियक जो परफ्यूजन है इट अकर्स इन डायस्टोल। तो सिस्टोल में प्रेशर को डिफ्लेट किया जाता है so that the output is going to all the lower limbs and every part of the body। Now when the heart is in diastole, so we augment the venous return so that the more supply is increased, then Starling's law takes place, stroke volume, cardiac output increase हो रही है और coronary perfusion pressure भी बढ़ रहा है। So we are basically looking for increasing the collateral flow। ओके, yes। तो इस प्रकार से हम हार्ट में वेनस रिटर्न को बढ़ाकर और उससे जैसे आपने कहा कि मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी स्टार्लिंग लॉ के रिस्पांस में वो बढ़ी, उसने अधिक ब्लड पंप किया, तो ड्यूरिंग सिस्टोल कोरोनरी परफ्यूजन कोलेटरल्स के थ्रू बढ़ गया, ब्लड फ्लो सारी बॉडी में जा रहा है, एंड डायस्टोल में वो ब्लड परफ्यूजन जो हार्ट को इटसेल्फ चाहिए वो उसमें से मिल रहा है। तो ड्यूरिंग हार्ट कार्डियक सिस्टोल हमने उसको डिफ्लेट कर दिया, so that जो the पूरी बॉडी output में is और लोअर लिम्ब में परफ्यूजन। So it is very important, the timing of the pressure is very important, so we need to choose the machine and the person should be trained enough, then how to give the pressure and at what level should the pressure be given and उसको डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का रेशियो कैसे रखना है। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस थेरेपी में ये हम उन लोगों को दे सकते हैं जिसमें कोरोनरी इस्कीमिया तो है लेकिन
कार्डियक मायोसाइट जो कार्डियक मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी नॉर्मल है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी नॉर्मल में हम थोड़े से अच्छे ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे बिकॉज पंपिंग विल बी मोर, बट दिस थेरेपी इज ऑल्सो ट्राइड इन persons who have deteriorated LV function, depressed LV function बिकॉज ऑफ इस्कीमिया। because of तो ischemia. इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी अगर Maybe है इसको तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं. help Then कर we सकते start at lower pressure because the heart may not be suddenly adapted to that pressure. So we start at lower pressure and as the patient tolerates, तो हम उस प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं बिकॉज द हायर द प्रेशर वी गिव देयर मोर ऑगमेंटेशन इज डन. तो इस प्रकार से हम पहले लोअर प्रेशर से थोड़ा विनस रिटर्न बढ़ा के, और जब पेशेंट हमारा उसको टॉलरेट करता जाता है तो हम बाद में विनस रिटर्न और बढ़ा देते हैं. जैसे कि ये थेरेपी 35 सेशंस तक चलती है, इंटरनेशनली FDA अप्रूव्ड. सो 1 hour डेली इज बीइंग डन. सो हम इनिशियली जो कार्डियोमायोपैथिक के पेशेंट्स हैं जिनमें LV फंक्शन डिप्रेस हो रहा है, उसमें हम स्लो प्रेशर से स्टार्ट करेंगे. आफ्टर अ वीक और सो पेशेंट स्टार्ट्स गेटिंग ट्रेन्ड, वी नो द LV function is improving, he is not getting breathless, then we start increasing the pressure and take it to a maximum level. So 35 days, 1 hour session each is the total therapy. तो इस प्रकार से इसके इंडिकेशंस हमारे वो केसेस हुए कोरोनरी आर्टरी डिजीज के जो कि इनऑपरेबल हैं और जिसमें किसी कारणों से हम PTCA या एंजियोप्लास्टी नहीं कर पा रहे हैं, या कई पेशेंट्स में जिनको हमें एंजाइना पता है बट एंजियोग्राफी भी नहीं करा पा रहे हैं जी. लाइक मैंने बताया कि नेफ्रोपैथी है, सीवियर डिस्टर्बेंसेस, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, वेयर वी कैन नॉट गो इवन फॉर एंजियोग्राफी बट वी वांट टू इंप्रूव द एंजाइना. वी हैव डॉक्यूमेंटेड एविडेंस कि एंजाइना है. तो इन पेशेंट्स को जब हम ये ECP प्रोसीजर पे रखते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कार्डियक बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं? कार्डियक बेनिफिट्स लाइक कोलेट्रल फॉर्मेशन जो है ये हमारा प्राकृतिक प्रोसेस है, एक भगवान ने हमें दिया हुआ है कि जब हमारे आर्टरीज ब्लॉक होनी शुरू होंगी, so because of the resistance naturally side by collateral arteries start growing. This our students know. तो थोड़ा हाइपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिया से वेजोडाइलेशन होता है और कोलेटरल्स खुल जाते हैं. Collaterals खुलने लगते हैं. Now this is a very very slow process and it goes for years together. So now we can't wait for the patient to endure this pain for years together. So this process is just to shorten that period so that we grow collaterals early in a 35-day period. The blood has a tendency to go to the less resistant area. So there are more the blockages, the higher severe the blockages, the blood will start getting more into collaterals. हम लोग इस वाले प्रकरण को दोबारा कर रहे हैं, तो पुराना जब क्वेश्चन था उसके बाद से ये दोबारा हिंदी में, इसको हिंदी में एक बार फिर से समझा देंगे. तो हमें इस ECP के प्रोसीजर से हमारे पेशेंट्स को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कार्डियक बेनिफिट्स क्या मिल जाते हैं? जैसे हमारे को कोलेटरल आर्टरीज की फॉर्मेशन हो रही है धीरे धीरे, बट ये प्रोसेस धीरे धीरे बहुत टाइम लगाएगा. कोलेटरल आर्टरीज ब्लड जाएगा धीरे धीरे, डेवलप होने में 2, 4, 5 साल लगेंगे. कई बार हमारे को सुनने में आता है, पेशेंट्स बताते हैं कि हमारे को एंजाइना 5 साल पहले डायग्नोज हुआ था, बहुत प्रॉब्लम थी बट मैंने कुछ कराया नहीं, अब मैं धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा हूँ. तो ये कोलेटरल फॉर्मेशन की वजह से होता है. अब इतने टाइम पेशेंट को ना रुकना पड़े, उस कोलेटरल फॉर्मेशन को जल्दी करने के लिए हम ECP थेरेपी देंगे तो ये कोलेटरल फॉर्मेशन जल्दी होने लग जाएगी. तो इसमें कोलेटरल फॉर्मेशन हुआ या कोलेटरल्स को की ओपनिंग हुई? ओपनिंग एज वेल एज डेवलपमेंट एंड रिक्रूटमेंट. अच्छा. और भी बन जाएंगे, पूरा जाल बनना शुरू हो जाता है. ये तीनों ही प्रोसेसेस इसके द्वारा एनहांस किए जा सकते हैं. एंड इट कैन बी डॉक्यूमेंटेड. इसको हम देख सकते हैं बाय परफ्यूजन स्कैन से. अगर हम मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन करेंगे तो हम देख भी सकते हैं कि हाँ, ब्लड फ्लो जिस एरिया में नहीं जा रहा था मायोकार्डियम के, वहाँ वो जाने लग गया है. तो आपके कहने का अर्थ यह है कि अगर हमें इफेक्टिविटी ऑफ थेरेपी देखनी हो कि हमने ECP दिया उससे हमारे पेशेंट को क्या बेनिफिट हुआ, तो वो हमें परफ्यूजन, मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन से देखना पड़ेगा. स्ट्रेस थैलियम करा सकते हैं, ना कि एंजियोग्राफी, क्योंकि ये माइक्रो वेसल्स की ओपनिंग हो रही है. इसलिए हम ऐसे पेशेंट्स का रिस्पांस कभी एंजियोग्राम से चेक नहीं करना चाहिए जी, क्योंकि हमने परफ्यूजन इंक्रीज कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, हम अगर हार्ट की बात करें, इसके अलावा जो स्टडीज़ हुई हैं, 2 बड़े ट्रायल हुए हैं. इसमें मस्ट ECP ट्रायल है एक, और एक इंटरनेशनल ECP रजिस्ट्री प्रोग्राम हुआ है जिसमें मोर देन 5000 पेशेंट्स वर एनरोल्ड जी. इन्होंने ये बताया है कि द ड्यूरेशन ऑफ एंजाइना, जो स्टार्टिंग ड्यूरेशन थी एंजाइना, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया. ट्रेडमिल टाइम इंक्रीज़ हो गया. एंजाइना की डिस्नी ऑन एक्सर्शन का जो क्लास लेवल था वो कम हो गया. इसके अलावा, हार्ट के अलावा, लेग्स की इंप्रूवमेंट, किडनी फ्लो में, बिकॉज द ब्लड फ्लो गोज टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके. तो किडनी फ्लो इंक्रीज पाया गया. अब लेटेस्ट स्टडीज आई हैं कि रेटिनल इस्कीमिया, इसमें भी इनका इंप्रूवमेंट पाया जाएगा. इवन फॉर स्ट्रोक पेशेंट्स, नाउ चाइना एंड जापान में स्टडीज हो रही हैं, स्ट्रोक पेशेंट में भी ECP का रिजल्ट देखा जा रहा है. तो इस प्रकार से ECP करके हम केवल कार्डियक बेनिफिट्स ही नहीं, हम
मल्टी सिस्टमिक कर सकते हैं, उनके बेनिफिट्स ले सकते हैं, वो भी सारे हमारे वो परफ्यूजन के बढ़ जाने से परफ्यूजन के बढ़ जाने से होंगे। हालांकि अभी FDA अप्रूवल सिर्फ कार्डियक में है, बट दे आर अप्लाइंग फॉर न्यू द बेनिफिट्स ऑफ ECP थेरेपी। तो कोई पेशेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको हमें रिक्रूट नहीं करना है, जिनको ये ECP थेरेपी नहीं देनी है? एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर किसी को ये नहीं एडवाइस करना है। हमारा पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। पहली बात तो पेशेंट वही होना चाहिए जिसको सर्जरी या हम उसका बेनिफिट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो गोल्ड स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश्ड थेरेपीज हैं। यस, गोल्ड स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश थेरेपी को नकारना नहीं है। अगर हमें कोई ऐसा पेशेंट मिलता है तो उसमें भी हमें LV फंक्शन देखना इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से पेशेंट को गाइड करना इंपॉर्टेंट है कि उसको कितना रिलीफ मिलेगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वेल्वुलर रिगर्जिटेशन, सिवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन या सिवियर माइटल रिगर्जिटेशन हमारे को कोई लाभ नहीं देंगी, बल्कि ये हमारे को रिस्क दे सकती है। LVF में पेशेंट जा सकता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्रेशर, वीनस रिटर्न हम इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि जितना उसने आगे पंप किया वो दोबारा रिगर्जिटेट करके पीछे आ जाएगा, उसको वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो हम उसमें LVF के चांसेस, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के चांसेस बढ़ा सकते हैं, तो उसमें बहुत कॉशन लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो कई बार छूट सकती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। बिकॉज प्रेशर जो है सारा काफ मसल्स पे लग रहा है, तो हमें अगर पेशेंट को स्वेलिंग है, सपोज LV फंक्शन कम है, तो आमतौर पे उनको इडीमा भी होता है, तो वन शुड स्कैन फॉर venous deep vein thrombosis. If there is no clot, then you can go for the therapy. Otherwise you can वो dislodge होके और pulmonary embolism कर सकता है। तो that is an important point. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वास्तव में ये मेडिकल साइंस में हर जगह के लिए एक नियम है कि इंडिकेशंस से पहले कंट्राइंडिकेशंस को जानें कि कौन से वो पेशेंट्स हैं जहाँ पे हमें कोई भी पर्टिकुलर मेडिसिन या पर्टिकुलर प्रोसीजर उपयोग में नहीं लाना है। तो यह हमने जाना इसके इंडिकेशंस, इससे मिलने वाले कार्डियक और मल्टी ऑर्गन बेनिफिट्स और कंट्राइंडिकेशंस। जी, क्या कोई और भी बिंदु है जिस पर आप इसके विषय में प्रकाश डालना चाहेंगे? हाँ, कई बार हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इससे कहीं ज़्यादा प्रेशर तो नहीं चला जाएगा हार्ट की वेसल्स में, या जो क्लॉट बने हुए हैं कहीं वो डिसलॉज तो नहीं हो जाएंगे। तो ये भी हमारे बॉडी में, हार्ट में ऑटो रेगुलेशन सिस्टम है कि जहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा है वो उसके आसपास का रास्ता खुद बनाएगा। ऐसा देखा गया जब नॉर्मल लोगों में जिनकी आर्टरीज नॉर्मल हैं वहाँ पर ECP के देने से या ब्रेन के फ्लो को जब मेजर किया गया, रेटिनल फ्लो को, वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, विच मीन्स कि जितना हम प्रेशर दे रहे हैं अगर वो नॉर्मल है तो उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं मिल रहा है, ज़्यादा फ्लो का ऑगमेंटेशन नहीं मिल रहा है। सो इट इज़ आवर नेचर, बॉडी इज कंट्रोल कि वो उस प्रेशर को वहीं डाइवर्ट करेगा जहाँ कोलेटरल है। जी, तो हाइपोक्सिक एरिया का परफ्यूजन बढ़ाएगा है, ना कि बाकी पूरे शरीर का। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और एक बहुत ही नए विषय पे आपने यह जो प्रकाश डाला, जो मैं आशा करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स और हमारे रेजिडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। धन्यवाद डॉक्टर आदित्य। माय प्लेजर, बहुत बहुत शुक्रिया।